कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी उसकी, क्या कहते हैं, आज डिस्कशन करना था हम लोगों को रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। लास्ट टाइम हम लोग इतनी बात कर चुके हैं दैट मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बाद फिर जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। अब उस जाइगोट में जो भी चेंजेस होते हैं, दो चेंजेस आर कॉल्ड एज एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यानी एग सेल और मेल और फीमेल जब गैमीट्स फ्यूज कर जाते हैं, उससे जो स्ट्रक्चर बना दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट। इसके पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का जो नंबर था दैट वाज हैप्लॉइड, यानी स्पर्म में भी हैप्लॉइड नंबर था, ओवम में भी हैप्लॉइड नंबर था, दोनों में फ्यूजन हुआ, अब डिप्लॉइड नंबर हो गया। डिप्लॉइड नंबर का जो स्ट्रक्चर बना दैट इज द जाइगोट। और इस जाइगोट में जो भी चेंजेस होते हैं till the process of formation of embryo is completed is called as embryological changes or embryogeny. Embryogeny is a process in which the egg is being converted or the zygote is being converted in the form of the embryo. Embryonic development की processes जो होती हैं, इनमें कल लास्ट टाइम हम लोग ये डिस्कशन कर चुके हैं that the divisions in the embryo in the early stages are called as cleavage. There is a difference between cleavage and division. क्लीवेज में हमेशा एक डिवीजन कंप्लीट होने के पहले ही कि एक डिवीजन पूरा अलग हो, सेल दो टूट के अलग हो, उसके पहले ही नेक्स्ट डिवीजन शुरू हो जाता है। और जो डिवीजन्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एक सेल कंप्लीटली टूट के अलग हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट सेल शुरू होता है, नेक्स्ट डिवीजन शुरू होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो स्टैंडर्ड डिवीजन की प्रोसेसेस होती हैं, यानी कि पहले मैचुरेशन होता है, मैचुरेशन के बाद डिवीजन होता है, डिवीजन के बाद फिर मैचुरेशन होता है, फिर डिवीजन होता है। पर यहाँ ऐसा नहीं होता। क्लीवेजेस में क्या होता है कि मैचुरेशन की स्टेज नहीं आती, बल्कि क्लीवेज के बाद एक डिवीजन के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा, एक दूसरे को जस्ट फॉलो करते हुए चलते हैं और इनमें मैचुरेशन फेज बीच में नहीं आती। यही वजह थी कि इसमें जो साइज ऑफ सेल होता है वो हमेशा रिड्यूस करता जाता है। जब तक इसको बाहर से नरिशमेंट कोई नहीं मिलेगा तब तक इसका साइज ऑफ सेल डिक्रीज करता जाएगा और ये साइज सेल में जो सेल्स हैं वो साइज में छोटे होते चले जाएंगे। The egg cell which was with the haploid number of chromosomes, sperm which was with the haploid number of the chromosomes, फ्यूजन हुआ और फ्यूजन के बाद जब इसमें स्पर्म जब एंटर किया तो स्पर्म का जो मेल गैमीट था वो एंटर करके फीमेल गैमीट तक मूव करके गया और उसने फॉर्म कर लिया डिप्लॉइड स्टेज दैट इज द जाइगोट एंड दिस इज द स्टेज आफ्टर फ्यूजन। नाउ द क्रोमोसोम्स नंबर आर डबल नाउ। अभी तक के हैप्लॉइड नंबर थे दोनों में, अब ये डिप्लॉइड हो गए। अब ये सेल जो है दिस इज द सेल व्हिच इज कॉल्ड एज जाइगोट। अब इसमें फर्दर जो भी चेंजेस होंगे, जो भी डेवलपमेंट के प्रोसेसेस होंगे, दे विल बी क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ द क्लीवेज एंड वो प्रोसेस जो पूरा मैकेनिज्म होगा, जो पूरी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होंगे दैट विल बी एम्ब्रियोलॉजिकल चेंजेस और एम्ब्रियोजेनी। तो एम्ब्रियोजेनी में क्या होगा कि जाइगोट कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ द एम्ब्रियो, वो हम लोग आगे की बात कर रहे हैं। तो जाइगोट में जो पहला क्लीवेज होता है, इसमें सेल जब डिवाइड हुए तो उस तरीके से पहला सेल चल रहा है, डिवीजन चल रहा है और इसमें डिवीजन होते होते ये जो डिवीजन अभी इनकम्प्लीट है तब तक ये नेक्स्ट डिवीजन शुरू हो गया। तो यहाँ पे चूंकि बुक में ये वाला डायग्राम नहीं बना के ये वाला बनाया हुआ है, इसलिए हमने कन्वीनियंस के लिए बना दिया है, दो सेल इंडिकेट करने के लिए। पर एक्चुअली प्रोसेस इस तरीके से होती है, जो प्रोसेस एक्चुअल होती है वो इस तरीके से कि फर्स्ट क्लीवेज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द टू सेल्स, देन द सेकंड क्लीवेज इट इज आल्सो द वर्टिकल डिवीजन। पहला क्लीवेज वर्टिकल होता है, दूसरा भी वर्टिकल होता है, तो दोनों वर्टिकल डिवीजन होने के बाद नाउ द फोर्थ सेल स्टेज इज बीइंग फॉर्म्ड। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो पहला क्लीवेज कंप्लीट हुआ है, सेकंड अभी चल रहा है, प्रोसेस में है। जब तक सेकंड कंप्लीट होता है तब तक क्या होता है, थर्ड क्लीवेज बिगिन हो जाता है। थर्ड क्लीवेज बिगिन होने से अब ये थर्ड क्लीवेज जो होता है इट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होने की वजह से क्या होता है कि अब जो स्टेज बनती है दिस इज एक्चुअली 8 सेल स्टेज। पहले 2 बने, फिर 4 हुए और 4 के बाद जब हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुआ तो ये 8 सेल स्टेज हो गया। तो नाउ दिस इज द 8 सेल स्टेज। ये स्टेज जो है फिर इसमें फिर वर्टिकल डिवीजन होते हैं दो। अब जो डिवीजन होंगे वो पेयर में होंगे। अभी तक जो डिवीजन हुए थे वो सिंगल हुए थे। तीनों फर्स्ट 3 डिवीजन जो थे ये सिंगल थे, ये भी सिंगल था, ये वाला भी डिवीजन सिंगल था और ये डिवीजन भी सिंगल था। तो देयर वर द सिंगल डिवीजन। अब जो होंगे वो पेयर में होंगे, यानी इसके बाद की जो एक्सिस होती है अगर हम देखें तो वो इस एक्सिस पर डिवीजन, नेक्स्ट क्लीवेज जो होगा इट विल बी ऑन दिस एक्सिस, ये इस एक्सिस पे होगा। तो ये क्या हुआ, पेयर्ड एक्सिस हुई।
अगर पेयर्ड एक्सेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी, सेल का साइज अनइवन हो जाएगा। अगर सेल का साइज बराबर रखना है तो हमको पेयर्ड एक्सेस पे करना पड़ेगा। तो एक हमने इस एक्सेस पे क्लीवेज किया और एक इस एक्सेस पे क्लीवेज किया। जब इस तरह से करेंगे तो अब जो स्टेज बनेगी दैट विल बी 16 सेल स्टेज। 8 से 16 सेल स्टेज आ जाएगी। और 16 सेल स्टेज के बाद फिर क्या होता है, नेक्स्ट पेज जो होता है वो ये वाला होता है, ये। तो जब ये इस प्लेन पे डिवीजन होता है तो जो स्टेज बनती है वो 32 सेल स्टेज बनती है। ये 32 सेल स्टेज जो फॉर्म होती है, इट इज अ सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें 32 से लेकर 64 तक सेल्स होते हैं। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज अ सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर एंड इज कॉल्ड एज मॉरुला। यानी पहला वर्टिकल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा हॉरिजॉन्टल, चौथा पेयर्ड वर्टिकल और पांचवा पेयर्ड हॉरिजॉन्टल। ये 5 पेयर डिवीजन होने के बाद जो स्टेज फॉर्म हुई, ये डिवीजन एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये देखने में अपेरेंटली इसके सरफेस पे थोड़े से एलिवेशंस होते हैं इस तरीके से, तो इसलिए देखने में मलबरी लाइक स्ट्रक्चर लगता है। तो इसको मलबरी लाइक स्ट्रक्चर, मोरम इज वर्ड यूज्ड फॉर द मलबरी। तो मोरम लाइक होने की वजह से इसको नाम दिया गया मॉरुला। मॉरुला की स्पेशल फीचर होती है दैट मॉरुला इज ऑलवेज अ सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। मॉरुला हमेशा सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें जो फर्दर चेंजेस होंगे, those changes will be categorized in the category of the blastogenesis या blastula formation। blastula formation में क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं ये 2 लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। एक सेल्स तो पेरिफेरी पे चले जाते हैं, स्मॉल सेल्स वो पेरिफेरी पे चले जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के केस में जो क्लीवेज होता है ये अनइवन होता है। बाकी एनिमल्स में इवन होते हैं। यहाँ पर शुरू के जो क्लीवेजेस होते हैं, शुरुआत पहला वाला क्लीवेज अनइवन होता है। तो इसमें कुछ सेल्स छोटे बनते हैं, कुछ सेल्स बड़े बने हैं। जो बड़े सेल्स बने हैं ये सेंटर में एक्युमुलेट हो जाते हैं, और ये सेंटर में एक्युमुलेट होकर के ये जो सॉलिड बॉल लाइक ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिव सेल्स। दिस इज अ ग्रुप ऑफ द सेल्स, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिव सेल्स। These cells are going to form the embryo in the future, whereas the peripheral cells which are of thin layers, ये thin layer cell जो हैं, ये thin layer cell, ये जो छोटे सेल्स हैं, small relatively smaller cells, ये पेरिफेरी पे एक्युमुलेट हो जाते हैं और ये कहलाते हैं ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स और नरिशिंग सेल्स। ये सेल्स जो हैं फ्यूचर में जो पहले विलाई बनेंगे, प्लेसेंटा विलाई जो बनेंगे, उनकी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर एंड दैट्स व्हाई ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स एंड नरिशिंग सेल्स कहते हैं। ट्रोफोब्लास्टिक वर्ड यूजुअली हम लोग साइंस में जब यूज करते हैं, इट इज रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ नरिशमेंट। तो ये नरिशमेंट के जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस होते हैं, उस एब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस से उनके लिए जो विलाई बनाने हैं उसमें हेल्प करेंगे। तो ये अर्ली ब्लास्टुला स्टेज हुई और ये लेट ब्लास्टुला स्टेज हो गई। लेट ब्लास्टुला स्टेज में सेंटर में फॉर्मेटिव सेल्स एक्युमुलेट हुए साइड में, और इसके किनारे किनारे ये ट्रोफोसाइटिक सेल्स। ये सेल स्टेज जो होती है ये मूव करते हुए, ये यहाँ प्रोसेस या फर्टिलाइजेशन की कहाँ हुई थी, इस जगह पर कहीं हुई थी। और यहाँ से ये स्टेज मूव करते हुए आते आते ये फैलोपियन ट्यूब के एंड में यूट्रस के बिगिनिंग में आ जाती है। और वहां पर आकर के जो यूट्राइन म्यूकोसा थी, जो ऑलरेडी हम लोग बात करते हैं यूट्राइन म्यूकोसा की वॉल अगर हम देखें तो अंदर की तरफ इसमें इस तरह से फोल्ड्स होते हैं जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है। तो इन्हीं एंडोमेट्रियल लाइनिंग में आकर के इसी के बीच में ये यहाँ पर अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं। और वो स्टैब्लिश करने के बाद ये जो है, ये दिस प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ये जिसमें विलाई के बीच में जब ट्रैक हो जाता है, ट्रोफोब्लास्टिक सेल जो है, नरिशिंग सेल जो है, दे स्टार्ट फॉर्मिंग फिंगर लेग प्रोजेक्शंस। ये फिंगर लेग प्रोजेक्शंस इस वॉल के अंदर पेंट्रेट करना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट पेंट्रेटिंग हियर। उससे क्या होगा, दे स्टार्ट एब्जॉर्बिंग नरिशमेंट फ्रॉम दिस एरिया। यहाँ से नरिशमेंट एब्जॉर्ब करने लगते हैं। यहाँ पर ये हमने फिंगर लेग प्रोजेक्शंस दिखाए हैं, तो ये यहाँ से नरिशमेंट एब्जॉर्ब करने लगते हैं। और जैसे ही इनको नरिशमेंट मिलने लगता है तो अभी तक की लिमिटेशन इनकी क्या थी कि दे वर नॉट गेटिंग नरिशमेंट फ्रॉम द एनी एक्सटर्नल सोर्स। इसलिए इस बार सेल अभी तक जो थे सेल डिवाइड तो कर रहे थे पर सेल साइज में ग्रो नहीं कर रहे थे। ग्रो न कर पाने की वजह क्या थी, क्योंकि उनको बाहर से कोई नरिशमेंट नहीं मिल रहा था। जो उनके पास नरिशमेंट था उसी का बंटवारा करना था। नाउ व्हाट हैपेंड, व्हेन दे एस्टैब्लिश्ड इन द यूट्राइन वॉल, दे स्टार्टेड अब्सॉर्बिंग नरिशमेंट। आप याद कीजिए जो हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी, प्रोजेस्टेरोन की इफेक्ट की बात की थी। हमने कहा था प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट जो होता है, जो कार्पस लूटियम से निकलता है, कार्पस लूटियम अगर प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो जाती है तो डिजेनरेट नहीं करता।
और वो कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहता है। और वो प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन जो बात हुई थी उसमें क्या था, यूट्राइन वॉल की थिकनेस बढ़ाता है और साथ ही साथ यूट्राइन वॉल जो वॉल है इसमें नरिशमेंट पोजीशन और नरिशमेंट सप्लाई को इंप्रूव करता है। यानी वेस्कुलेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल जब बढ़ेगा, जब ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी तो ज़्यादा खाना पानी आएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी और वो फूड और ऑक्सीजन जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को अवेलेबल होने लग जाती है। और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो अब यहाँ से नरिशमेंट ऑब्टेन करके इसके बाद साइज में ग्रो करता है। दिस स्टेज विच इज एक्चुअली द लास्ट स्टेज ऑफ द ब्लास्टुला, इसको ह्यूमन बीइंग के केस में नाम दिया जाता है ब्लास्टोसिस्ट। इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। बाकी के एनिमल्स में इसे ब्लास्टोसिस्ट नहीं कहते हैं। बाकी से स्टेजेस में एनिमल्स में इसको ब्लास्टुला कहते हैं। यहाँ एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर ये बनता है, इसलिए इसको नाम दिया था ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये एस्टेब्लिश होता है इन द यूट्राइन वॉल। सवाल पूछा जाता है तो कौन सी स्टेज यूट्राइन वॉल के साथ इम्प्लांट होती है, दैट इज दिस स्टेज, द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। तो ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जब यूट्राइन वॉल में फिक्स हो जाएगी, इसके बाद के प्रोसेसेस जो हैं नरिशमेंट के, डेवलपमेंट के और उसके बाद फर्दर चेंजेस जो हैं वो सारे के सारे प्रोसेसेस एम्ब्रियन डेवलपमेंट के प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेजेस हो जाते हैं। यानी अब ये ब्लास्टोसिस्ट जब एस्टेब्लिश हो जाएगा, इसके बाद आपके कोर्स में नहीं है, खाली एक आइडिया के तौर पर बता देते हैं, इससे जो स्टेज फॉर्म होगी, यहाँ नीचे दिखेगा? नहीं सर, नहीं दिख रहा। अच्छा, तो ऊपर बाहर दिखाते हैं। यानी ब्लास्टोसिस्ट इसका हुआ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हुआ? इस्टेब्लिशमेंट इन यूट्राइन वॉल, इम्प्लांटेशन हो गया इसका। इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्ट होता है नेक्स्ट स्टेज में, एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुला। एंड ऑल दोस चेंजेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गैस्ट्रुला, ये कहलाते हैं गैस्ट्रुलेशन चेंजेस। गैस्ट्रुलेशन चेंजेस। गैस्ट्रुलेशन चेंजेस में गैस्ट्रुला फॉर्मेशन में क्या होता है कि यहाँ पे ब्लास्टुला की लेट स्टेज में प्रेजेंटिव एरिया का मतलब फ्यूचर में किससे क्या बनना है वो यहाँ डिटरमिन हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है। यानी किस लेयर से एक्टोडर्म बनेगी, किससे एंडोडर्म बनेगी, किससे मेसोडर्म बनेगी, ये यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाता है। और इसके बाद इस स्टेज के बाद जब गैस्ट्रुलेशन चेंजेस होते हैं तो उन गैस्ट्रुलेशन चेंजेस के दौरान फॉर्मेशन होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म की। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म के जो एरियाज एस्टेब्लिश करने हैं, जिनका बिल्कुल फाइनलाइजेशन करना है कि अब इनसे फ्यूचर में क्या क्या बनना है, तो गैस्ट्रुला फॉर्मेशन जो होती है, इसी गैस्ट्रुला के बाद यहाँ पर होता क्या है कि पहला चेंज जो इसमें होता है वो होता है जर्मिनल लेयर फॉर्मेशन। पहला स्टेज ये हो जाएगा इसमें जर्मिनल लेयर फॉर्मेशन, यानी कि जो गैस्ट्रुला है इसमें जर्मिनल लेयर एस्टैब्लिश हो जाएंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। अब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म को भी फ्यूचर में कुछ काम करने हैं, तो उनमें सबसे पहला काम जो होता है वो होता है नोटोजेनेसिस और इसके बाद होती है न्यूरोजेनेसिस, इसके बाद होती है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस तो ये जर्मिनल लेयर एस्टैब्लिशमेंट के बाद यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म एस्टैब्लिश होने के बाद अब होता है पहले नोटोजेनेसिस का काम शुरू होता है, नोटोकॉर्ड बनती है। वो नोटोकॉर्ड जो प्रिमिटिव एनिमल में वेल एस्टैब्लिश होती है, हमारी केस में नोटोकॉर्ड अलग से दिखाई पड़ती, जो हमारी वर्टिब्रीज होती हैं, उन वर्टिब्री में जो सेंट्रम का हिस्सा होता है, वो सेंट्रम के हिस्से के बीच का जो गैप है, जो कि दो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच का जो पोर्शन होता है, तो बाहर से सराउंडेड होता है वो बोन से, और अंदर उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, दैट इज अ पार्ट ऑफ द नोटोकॉर्ड। इसी के साथ साथ जिस समय नोटोजेनेसिस हो रही ठीक उसी समय न्यूरोजेनेसिस भी होती है, दोनों काम साइमल्टेनियसली होते हैं।
यानी नोटोजेनेसिस और न्यूरोजेनेसिस दोनों साइमल्टेनियसली शुरू होते हैं। एक तरफ से नर्वस सिस्टम बनना शुरू होता है और एक तरफ से नोटोकॉर्ड बनना शुरू होती है। जब ये दो स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, इसके बाद फिर मेसोडर्मल पाउच डेवलप होते हैं और उसके बाद फिर डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, यानी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। तो ये जो सारी चेंजेस होते हैं, इन सब के बाद इन सब चेंजेस का रिजल्टेंट क्या होता है? दैट इज एम्ब्रियो। इन सब का रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी एम्ब्रियो। अब इसमें जो सारी चेंजेस होंगे वो अलग अलग होते हैं और यानी कि जब जर्मिनल का मतलब जब हम बात करते हैं दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। हमारा जो नर्वस सिस्टम बनता है ये सारा का सारा बनता है जिस एरिया से, दैट इज अ पार्ट ऑफ द एक्टोडर्म। यानी हमारे ये जब आप लेयर्स का भी हम लोग आगे बात करेंगे किस लेयर से क्या डेवलप होता है, तो नर्वस जो पूरा एक्टोडर्म से डेवलप होने वाले पार्ट है, पूरा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से डेवलप होता है। इवन हमारी आइज का पोर्शन भी एक्टोडर्म से डेवलप होता है। बकल कैविटी की लाइनिंग, नेजल कैविटी की लाइनिंग, एनल लाइनिंग, वेजाइनल लाइनिंग, यूरेथ्रल लाइनिंग, सरफेस ऑफ एंटायर स्किन, बॉडी की सरफेस में जो कुछ भी है वो और प्लस कुछ दूर अंदर तक, वो सारा का सारा एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। पूरा नर्वस सिस्टम बॉडी के अंदर है, वो स्टेबलिश है, नर्व्स अंदर हैं, मगर वो सारी की सारी एक्टोडर्मल ओरिजिन की है। और नोटोकॉर्ड शुरू में जो प्रिमिटिव एनिमल थे, इन दैट केसेस जब हम लोग इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट में कन्वर्ट हुए थे, तो नोटोकॉर्ड जैसा एक हार्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना था विच वाज मेंट फॉर सपोर्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। फ्यूचर में हमारे केस में आते आते ये जो नर्वस सिस्टम को सराउंड करते हुए, स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करते हुए बन गई वर्टिब्री। और वर्टिब्री के जो बीच में पोर्शन जहां आर्टिकुलर पॉइंट होता है, जहां दो वर्टिब्री आपस में टच करती हैं आर्टिकुलेट करने के लिए, उन जगहों पे दो वर्टिब्री के बीच का जो स्पेस होता है वो सारा का सारा नोटोकॉर्ड से बना हुआ होता है। इसके बाद फिर ऑर्गन जो बनना शुरू हुए, उन ऑर्गन में पहले क्या करना पड़ता है, हमको मेसोडर्मल पाउचेस बनाने पड़ते हैं, साइड में मेसोडर्म का डेवलपमेंट कराना पड़ता है। जब मेसोडर्म बन जाती है तब फिर मेसोडर्म से कुछ ऑर्गन बनते हैं, कुछ एंडोडर्म से ऑर्गन बनते हैं, कुछ एक्टोडर्म से बनते हैं। जो सारे ऑर्गन्स अलग अलग बनते हैं और तब जाकर के फाइनली एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। आपको जो करना है वो केवल ये जो यहाँ जो स्टेज बनाई थी हमने जाइगोट वाली, वहां से लेकर के यहाँ तक का ही आपके कोर्स में है बस। इसके बाद के चेंजेस जो है, एडवांस चेंजेस जो है, ये खाली जनरल अवेयरनेस के लिए होने चाहिए, वरना इनकी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। आपके लिए खाली इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है दैट इज फ्रॉम जाइगोट अप टू द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन इन द यूट्राइन वॉल। क्लियर? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं।